Hi everyone, welcome to O2IS Academy. My name is Diksha. PCS के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. हिस्ट्री पार्ट का हम 2018 तक कंप्लीट कर चुके. आज हम फोकस करेंगे 2021 पर. इसके अलावा PCS के लिए फाउंडेशन कोर्सेज और क्रैश कोर्स अवेलेबल है O2IS Academy में. डेडिकेटेड मेंटोर आपको असाइन कर दिए जाएंगे ताकि एक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सके. ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस दोनों ही अवेलेबल हैं. स्टार्ट करते हैं PCS के 2021 जो जनवरी मंथ के अंदर हुआ था उसके क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके मोहनजोदारो से रिलेटेड, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड. फर्स्ट साइट जो वहाँ पे एक्सकवेट करी गई थी वो हड़प्पा थी और दूसरे नंबर पे थी मोहनजोदारो. मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड. काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें एविडेंसेस हमें मिले थे फ्रॉम द मोहनजोदारो. तो पहला यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट आंसर है. आपने देखनी है सारी ऑप्शन, क्या ये सारी एसोसिएटेड हैं अलॉन्ग विद द मोहनजोदारो. पहला ऑप्शन है कि जो ब्रॉन्ज इमेज है डांसिंग गर्ल की वो मोहनजोदारो से मिली थी, तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. फिर आता है स्टीएटाइट इमेज ऑफ बियर्डेड मैन, वो जो दाढ़ी वाले जिनको मेडिटेटिव प्रीस्ट भी बोला जाता है, तो वो स्टीएटाइट का बना था और ये भी मोहनजोदारो से ही मिला था. स्टीएटाइट आपको याद होगा एक तरह का टाल्क होता है, सोपस्टोन भी इसी को बोलते हैं. मेटामॉर्फिक टाइप की ये रॉक होती है. और इवन आज के टाइम पे भी आप देखोगे तो राजस्थान वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा सोपस्टोन की माइनिंग करी जाती है. अराउंड 70% माइनिंग जो है वो राजस्थान में ही होती है. सो कहीं ना कहीं सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है. देन कम्स टेराकोटा फिगर्स मिलती हैं मदर गॉडेस की. बहुत सारी टेराकोटा फिगर्स मिली थी मोहनजोदारो से. और टेराकोटा क्या चीज़ होती है, तो टेराकोटा होती है बेक्ड सॉइल. बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर मिट्टी को पकाया जाता है जिससे निकल के आता है टेराकोटा. तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन ऑल आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मोहनजोदारो. सेकेंड है विद रिस्पेक्ट टू उदयगिरी खंडगिरी केव्स. ये कहीं ना कहीं आपका आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री को इकट्ठे मर्ज करके बना दिया गया है. तो पहले तो उदयगिरी खंडगिरी केव्स की अगर लोकेशन आपसे पूछ ली जाए तो ये आ जाएगी उड़ीसा वाले क्षेत्र में. तो इसके रिस्पेक्ट में आपने बताना है कि कितनी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. फर्स्ट ऑप्शन कहता है दे आर एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट केव ट्रेडिशन. तो ये तो खैर ठीक ही है, रॉक कट आर्किटेक्चर ही मिलेगा. पूरी रॉक को कट करके ही ये केव बनाई गई थी. और जो केव्स हैं दे हैव इंस्क्रिप्शन ऑफ खारावेला किंग. तो यस, खारावेला किंग से ये एसोसिएटेड है, ये भी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी. देन द केव्स वर प्राइमरली मेंट फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क. तो दिस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट बिकॉज ये जैन मॉन्क्स को असाइन कर दी गई थी कि वो अपनी मेडिटेशन यहाँ पे कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, जो काम करना है उन्होंने, तो जैन्स के लिए असाइन करी गई थी उदयगिरी खंडगिरी केव्स. तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट आता है संगम टेक्स्ट को लेके. 8th सेंचुरी की बात हो रही है, संगम टेक्स्ट की बात हो रही है. मतलब तमिल वाले एरिया में आपको जाना है. संगम का मतलब क्या होता था, संगम का मतलब हुआ करता था एक साथ. यहाँ पे जितने भी कोर्ट्स हुआ करते थे वहाँ पे पोएट्स बैठा रहा करते थे और देखते रहते थे कि राजा क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है. और जो भी एक्टिविटी कर रहा होता था कि इतने युद्ध लड़े, इतने बच्चे हैं, इतनी पत्नियाँ हैं, वो सब मेंशन किए होते थे इन पोएट्स ने. बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स भी आपको मिलते हैं एसोसिएटेड विद द संगम पीरियड. कौन कौन से, जैसे तोल कापियम, ठीक है, तोल कापियर ने लिखा था तोल कापियम. एक दो इम्पॉर्टेंट एपिक्स मिल जाते हैं, जैसे नॉर्थ में आप ज़्यादातर पढ़ते हो रामायण एंड महाभारत. इवन अगर कठपुतली की बात करूं तो गोम्बेट्टा तो गालू जो कि शो करी जाती हैं कर्नाटका वाले क्षेत्र में, वहाँ पे भी रामायण और महाभारत के एपिक्स को दर्शाया जाता है. शेडो टाइप की पपेट्री होती है. उसके अलावा तोल कापियम के अलावा दो जो साउथ में आपको इम्पॉर्टेंट एपिक्स मिलते हैं वो कौन कौन से हैं. एक है सिलापदी करम, सिलापदी कलम, कलम भी होता है कई जगह पे करम भी लिखा होता है. और दूसरा है मनी में काली, मनी में काली. जो ये सिलापदी कलम था ये इलैंगो अदिगल ने लिखे थे, ये भी आप ध्यान रखोगे. सिलापदी कलम को लिखा था इलैंगो अदिगल ने. और वहीं पे जो मनी में काली था ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिक है संगम पीरियड से एसोसिएटेड, ये लिखा था सतनार ने, सतनार. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने ध्यान में रखने हैं. तो यहाँ पे आपने बताना था इज आर नॉट करेक्ट. तो संगम पीरियड जब हम पढ़ते हैं तो हमने देखा काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी उस टाइम पे. तो पहली स्टेटमेंट तो कह रहा है कि पेस्टोरल थे वो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे अपने जानवरों के साथ चले जाया करते थे. तो दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ स्टोन एज.
और स्टोन एज के आगे भी आएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में थोड़े टाइम के लिए मिलेगा, बाद में तो हमें सेटलमेंट्स मिल रही हैं मैच्योर पीरियड के अंदर, तो ये तो सीधी ही गलत है। उसके बाद नो रेफरेंस टू ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव बीन मेड इन दीज टेक्स्ट। इतना ज़्यादा ट्रेड हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था, तो इंडिया के साउथ ईस्ट में ट्रेड चल रहा है, मिडल ईस्ट की तरफ ट्रेड चल रहा है, इंडिया के अंदर तो छोड़ो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड चल रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाती हैं इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बोथ 1 एंड C, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ था। अगेन क्वेश्चन है आपका चोला एम्पायर से। चोला एम्पायर जब भी मैं नाम लूँ तो मुझे याद आती है राजा राजा 1 एंड राजेंद्र 1, वेरी प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द चोला एम्पायर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है उर एंड सभा को लेके, कि ये जो उर और सभा हुआ करते थे ये विलेज असेंबलीज थी जिनको चोला इंस्क्रिप्शंस के ऊपर मेंशन करा गया है। हाईली ट्रू स्टेटमेंट, उर एंड सभा। जो विलेज अफेयर्स हुआ करते थे इनको एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो चेक करा करती थी। नो, जो चोला एम्पायर था डिसेंट्रलाइजेशन बेस्ड था। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए पहले तो सेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है ये अगर इंडिया है तो दिल्ली में ही कंट्रोल है हर चीज़ का, पर ऐसे थोड़ी है, हमने डिसेंट्रलाइज की हुई है पावर। सेंटर आएगा सबसे ऊपर, सेंटर के नीचे आएगा स्टेट, और स्टेट के नीचे आ जाएगी आपकी पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, तो पंचायत का जो कॉन्सेप्ट था कि विलेज में अपनी ही कमेटीज़ बनेंगी और वही चेक रखेंगे कि विलेजेस की क्या डिमांड है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ का रोल नहीं हुआ करता था, विलेज कमेटीज़ हुआ करती थी जिनको बोला करते थे वरियम। तो वरियम नाम आपने ध्यान में रखना है, वरियम। ठीक है, वरियम थी वो। तो यहाँ से ये वाली स्टेटमेंट होगी इनकरेक्ट अपने पास। उसके बाद बोला गया है कि जो द्रविड़ा स्टाइल के बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर के अंदर, उसको राजेंद्र 1 ने बनाया था। तो ये तो हो जाती है इनकरेक्ट। क्यों हुई इनकरेक्ट? बिकॉज यहाँ पे नाम लिखा है राजेंद्र 1 का, और राजेंद्र 1 का नाम एसोसिएटेड नहीं है, राजा राजा 1 का है। राजेंद्र 1 तो राजा राजा 1 के पुत्र थे। उन्होंने एक्सटेंशंस करवाई थी बृहदेश्वर टेम्पल की, जो काम थोड़े बहुत इनकम्प्लीट रह गए थे उनकी कंप्लीशन करवाई थी। पर अगर ओरिजिनल पूछा जाए तो नाम आएगा राजा राजा 1। राजा राजा 1। इवन श्रीलंका वाला जो एरिया है, यहाँ वाला एरिया, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फाइट्स करी थी राजा राजा 1 ने। जब तो राजेंद्र 1 इनके पुत्र आते हैं रूल करने के लिए, तो ना सिर्फ श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया तक, इंडोनेशिया तक ये पहुँच जाते हैं, फाइट्स करते हैं, ट्रेड बूस्ट करते हैं, कल्चरल टाइज करते हैं। तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होती है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ राजेंद्र। पर ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। स्टाइल अगर पूछा जाए बृहदेश्वर टेम्पल का, वो तो द्रविड़ी है, क्योंकि आपने देखा होगा टेम्पल के 2 स्टाइल्स हम मेनली पढ़ते हैं। नॉर्थ वाले पोर्शन में नागर स्टाइल आ जाते हैं, नीचे वाली तरफ जाओगे तो द्रविड़ स्टाइल आ जाते हैं। एक जो मिक्स वाला फीचर मिलेगा आपको, जिसमें नागर स्टाइल भी होगा, द्रविड़ स्टाइल भी होगा, उसको हम बोलते हैं विसारा। ठीक है, उसको हम क्या क्या देते हैं, विसारा स्टाइल। तो वो थर्ड टाइप आ जाती है आपके टेम्पल्स की। तो इतनी स्टेटमेंट तो ये ठीक है लोकेशन तक, तंजौर तक, पर यहाँ पे जो किंग का नाम आना था दैट इज गोइंग टू बी राजा राजा 1। तो यहाँ पे आपसे पूछा था करेक्ट बतानी थी, तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द विजयनगर किंगडम। जब भी विजयनगर एम्पायर की बात आएगी, पंपा पोन्ना रन्ना किसके इम्पॉर्टेंट राइटर्स थे? ये ऑथर्स कहाँ पे बैठा करते थे, किसके राज्य में बैठा करते थे? नाम थे पंपा पोन्ना रन्ना। तो पंपा पोन्ना रन्ना का अगर देखोगे तो कृष्ण देवराया जी का नाम आपको ध्यान में रखना है, कृष्ण देवराया। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो विजयनगर किंग्स हैं दे मेंटेन कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। रिलीजन को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलती थी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस मिला करती थी, और जब बुक्स ओपन करते हैं तो ऐसा कोई डिस्टिंक्शन हमें देखने को नहीं मिलता। तो पहली तो यहाँ पे सीधी ही इनकरेक्ट हो जाती है। और उसके बाद आता है आपका सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज अबाउट, हाँ, इज आर नॉट करेक्ट पूछा है, ये भी ध्यान में रखना है, इनकरेक्ट ही बताना है आपको। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, तो दैट इज ट्रू। लैंड रेवेन्यू उस टाइम पे मेन सोर्स ऑफ इनकम चल रहा है। इवन मुगल एम्पायर तक जब हम पहुंचेंगे तब भी लैंड रेवेन्यू ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि अभी टर्शरी सेक्टर तो आया ही नहीं है जिसमें सर्विसेज तो चल रही हैं पर वो ब्रिटिशर्स के तहत चल रही हैं, इंडियंस के लिए थोड़ी थी वो। इंडिया में तो आएंगी, पर आएंगी जाके 1991 के अंदर, ठीक है, जब LPG रिफॉर्म्स आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज वॉज कैरिड आउट थ्रू हेरिडिटरी ऑफिसर्स, तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जैसे फादर साहब अगर किसी पोजीशन पे थे, उस पोजीशन पे उनका ही लड़का आएगा,
अगले लड़के का अगला लड़का, तो यहाँ पे हेरिडिटरी ही चला करता था। तो सेकंड एंड थर्ड तो करेक्ट है, पर आपसे पूछा गया था नॉट करेक्ट, तो ओनली वन इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द मुगल रूल अंडर अकबर। अकबर की प्रेजेंस में मुगल रूल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स पूछी हैं। तो अकबर जी की जब भी बात आती है तो आपको पता है रिलीजियसली वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे, हर टाइप के रिलीजन वेलकम थे, और एक सभा भी बनाई थी, नाम रखा था दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही, और यूनिवर्सल पीस की तरफ वो चल रहे थे, सुलह ए कुल। तो ये सारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि अकबर के टाइम पीरियड पे बनती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि अकबर ने इबादत खाना बनाया था जिसके तहत हर टाइप के रिलीजन, सूफी हो, शिया हो, क्रिश्चियन, जैन, अथीस्ट, सभी अलाउड थे। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ऑल्दो अकबर को लिखना नहीं आता था, पर उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी पढ़ने की। एक्चुअली टाइम ही ऐसा था उस टाइम पे, 13 ईयर्स के जब वो हुए थे, तो उसके बाद तो गद्दी पे बैठना पड़ गया था उनको बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ हुमायूं, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अकबर इशूड मज़रनामा टू टेक ऑल रिलीजियस मैटर इन हिज ओन हैंड। जितने भी रिलीजन से रिलेटेड मैटर हुआ करते थे अकबर उनको खुद देखने लगे, ताकि जो बाकी के अभी जिनका जो माइंड था वो उतना ओपन नहीं था, वो कोई एक्सप्लॉयटेशन कॉज ना करे, इसलिए अकबर ने ये सारा काम अपने हाथों लिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बोथ 1 एंड 2। तो अभी इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।